इंडिया। एक ऐसा देश जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है और इस डेमोक्रेसी के 4 स्ट्रॉन्ग पिलर है: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। और ये चारों मिलकर बनाते हैं हमारे देश का फाउंडेशन, वो स्ट्रक्चर जो हर एक सिटीजन को फ्रीडम, जस्टिस और वॉइस देता है। अगर मीडिया सच दिखाने के लिए होता है तो सच इतना रेयर क्यों है? और हम अगर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है तो फिर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंकिंग में हमारा 180 में से 151 पोजीशन क्यों है? सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पिलर माना जाता है मीडिया को, क्योंकि मीडिया ही वो मीडिएटर होता है जो सरकार और जनता के बीच एक कनेक्शन बनाती है। पर सवाल ये है कि जब गवर्नमेंट गलत होती है तो मीडिया किसकी तरफ से खड़ी होती है? जनता के साथ या फिर पावर के साथ? क्या एंकर्स सच में जर्नलिस्ट है? ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए। या फिर इस पॉलिटिशियन के स्पोक पर्सन बने? ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग। और इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमें आज बात करना पड़ेगा ऑन द रियलिटी ऑफ इंडियन न्यूज मीडिया पर। इंडिया में मीडिया की कहानी की शुरुआत प्रिंटिंग से हुई थी। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने बंगाल गैजेटेड नाम का एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, जो एशिया का पहला न्यूज़पेपर माना जाता था। और ये न्यूज़पेपर इतना ज्यादा पावरफुल और इम्पैक्टफुल था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे 2 साल के अंदर यानी 1782 में सीज करवा दिया। फिर वो एक एक्ट भी बना दी जो कि था प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867, जिसमें हर एक प्रिंटिंग प्रेस और न्यूज़पेपर को गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होना मैंडेटरी कर दिया गया। साथ ही न्यूज़पेपर में ओनर, एडिटर और पब्लिशर का नाम होना भी मैंडेटरी था। हर न्यूज़पेपर का एक कॉपी गवर्नमेंट ऑफिस में जमा करवाना पड़ता था। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स को न्यूज़पेपर पर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल मिल गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी 19वीं सेंचुरी में न्यूज़पेपर जैसे कि अमृत भारत पत्रिका और केसरी ने प्रेस मूवमेंट में बहुत आवाज उठाई और ये सारे न्यूज़पेपर्स ने हमारे देश को आजादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये एक्ट आज भी एग्जिस्ट करता है और न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन इसी के अंडर होता है। आजादी के बाद इस एक्ट में बहुत सारे चेंजेस लाए गए और धीरे धीरे न्यूज़पेपर्स को ज्यादा फ्रीडम दिया गया। 1920 में रेडियो ने एंट्री ली और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो का जन्म हुआ और ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। फ्रीडम के बाद इसका नाम चेंज करके आकाशवाणी रखा गया और ये वो टाइम था जब गवर्नमेंट के थ्रू ही हमें न्यूज मिलती थी। प्राइवेट ब्रॉडकास्टिंग अलाउड नहीं था और मीडिया का मतलब था सरकारी आवाज। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। A moment comes which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. उसके कुछ टाइम बाद 15 सितंबर 1959 को इंडिया में पहली बार यूनेस्को की हेल्प से टेलीविजन इंट्रोड्यूस किया गया और वो भी सिर्फ दिल्ली में। और उस टाइम हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया जाता था, वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए। प्रोग्राम के थीम्स कम्युनिटी हेल्थ, रोड सेंसेस, ट्रैफिक, सिटीजन राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बात करते थे। ईयर 1961 में ब्रॉडकास्ट को एक्सपैंड किया गया और इसमें एसटीवी प्रोजेक्ट, जो कि है स्कूल एजुकेशन टेलीविजन प्रोग्राम, को इंक्लूड किया गया। एसटीवी प्रोजेक्ट का प्लान एकदम सिंपल था, टेलीविजन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, स्पेशली रूरल और अनडेवलप एरिया में, और वहां पे लोगों को एजुकेट करना। अब गवर्नमेंट टेलीविजन को धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही थी, पर सबसे बड़ा एक्सपेंशन 1972 में हुआ जब बॉम्बे में टेलीविजन का 2nd स्टेशन खोला गया और फिर ईयर 1973 में अमृतसर और श्रीनगर में, और फिर ईयर 1975 में कलकत्ता, मद्रास और लखनऊ में नए स्टेशंस खोले गए। पहले 17 साल यानी 1959 से 1976 तक टेलीविजन ब्रॉडकास्ट बहुत धीरे धीरे ग्रो किया और साथ ही में अब तक ब्रॉडकास्ट सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में हो रहा था। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो का पार्ट होने की वजह से ब्रॉडकास्ट एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जिसके लिए गवर्नमेंट ने दूरदर्शन को एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। उसके बाद 3 ऐसे इंसिडेंट हुए जो टेलीविजन को इंडिया में पॉपुलर किए। पहला इंसिडेंट होता है 1975 में, जब नासा और इसरो मिलकर साइट लॉन्च करते हैं और 1 अगस्त 1975 को ATS-6 सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है।
इस सैटेलाइट की मदद से 7 स्टेट के गांवों में प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट हो गया और इससे फायदा भी हुआ। इस सैटेलाइट की वजह से टीवी लोगों के करीब आना स्टार्ट हुआ। पर 1975 में इमरजेंसी लग जाने के कारण अगले 2 साल तक सारे मीडिया और टीवी चैनल पर सेंसरशिप लग गई। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इसकी वजह से मीडिया की फ्रीडम खतरे में आ गई और ये वो टाइम था जब सबको पता चला कि प्रेस को फ्रीडम मिलना कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ टाइम बाद इमरजेंसी खत्म हुई और धीरे धीरे सारी चीजें नॉर्मल हुई, पर अभी भी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट सिर्फ उन्हीं 7 स्टेशंस पर हो रहा था। दूसरा बूस्ट मिला 10 अप्रैल 1982 को, जब इंडिया अपना फर्स्ट मल्टीपर्पज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इनसैट-1 लॉन्च करता है। ये स्पेशली बनाया गया था दूरदर्शन के प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट नेटवर्किंग को बढ़ाने के लिए, और अब ये पहली बार था जब दूरदर्शन ने स्टार्ट किया नेशनल प्रोग्राम, और दूरदर्शन ने अपने सारे ब्रॉडकास्ट दिल्ली से करना स्टार्ट किया। कुछ टाइम बाद ईयर 1982 में इंडिया एशियन गेम्स होस्ट कर रहा था और इस टाइम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया कलर कवरेज फॉर गेम्स। और इसके बाद 80s का पूरा एरा दूरदर्शन के लिए था, जैसे कि हम लोग, बुनियाद, साथ में बहुत सारे मैथोलॉजिकल शोज जैसे कि रामायण, महाभारत। इस टाइम तक 90% से ज्यादा इंडियंस दूरदर्शन के प्रोग्राम्स देख रहे थे। और तीसरा सबसे बड़ा बूस्ट मिला 1991 में, जब कुछ फॉरेन प्रोग्रामर्स जैसे कि CNN और स्टार टीवी ने सैटेलाइट टीवी के थ्रू इंडिया मार्केट में एंट्री ली। और उसके कुछ टाइम बाद जी टीवी और सन टीवी जैसे डोमेस्टिक चैनल्स ने एंट्री ली। जब इंडियन टेलीविजन मार्केट ग्रो कर रहा था तो इसके रिगार्डिंग कुछ लॉज भी बनाना जरूरी था, इसलिए ईयर 1995 में ब्रॉडकास्टिंग के लिए एक नया लॉ बनाया गया, केबल टीवी नेटवर्क रेजोल्यूशन एक्ट 1995। इस एक्ट में रूल बनाया गया कि कोई भी टीवी कंटेंट प्रोग्राम कोड तोड़ नहीं सकता, जिसमें ऑब्ससेनिटी, कम्युनल हेट या फिर फेक न्यूज पर रोक लगाई गई थी। और उसके बाद गवर्नमेंट ने बाकी रूल्स में थोड़ी सी ढील दी। ईयर 2000 आते आते मार्केट में मीडिया में बहुत ज्यादा कंपटीशन आ चुका था, जिसकी वजह से मीडिया एक बिजनेस बन गया था। अब इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं बल्कि ब्रेकिंग न्यूज चलता था। और इस टाइम तक चीजें बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, इसलिए न्यूज एथिक्स को मेंटेन करने के लिए PCI बनाया गया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, अंडर द प्रेस काउंसिल एक्ट 1978। पर काउंसिल के पास लिमिटेड पावर थी, वो सिर्फ चीजें रिकमेंड कर सकता था, किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकता था। और उसके बाद 2010 में डिजिटल मीडिया ने सब कुछ बदल दिया। न्यूज वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर कोई जर्नलिस्ट बन गया। और इसीलिए गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कंटेंट के लिए एक नया रूल लाया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021, यानी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। अब मीडिया को फ्रीडम राइट्स डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से मिल जाता है, जो कि आर्टिकल के 19 के सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A से, जो कि है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन कुछ लॉज मीडिया को इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, जैसे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, जो कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और पब्लिश करने पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, या फिर IPC सेक्शन 124A सिडक्शन, सेक्शन 499 और 500 डिफेमेशन। इसके साथ ही IT एक्ट 2000 सेक्शन 69A गवर्नमेंट को वेबसाइट ब्लॉक करने का डायरेक्ट अथॉरिटी दे देता है। अब ये चीज सही है कि इन सब चीजों का इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, क्योंकि इन सब चीजों से बहुत सारी चीजों को रोका जाता है। पर इन सब चीजों का यूज जर्नलिस्ट पर फेक केसेस करने के लिए भी होता है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। सेक्शन 66A IT एक्ट का वो क्लॉज है जिसमें ऑनलाइन पोस्ट्स, मैसेजेस या कमेंट्स को ऑफेंसिव या एनोइंग मानकर आपको पुलिस कभी भी अरेस्ट कर सकती थी। अब ऐसा नहीं है कि मीडिया का कंट्रोल सिर्फ लॉ से किया जाता है, एक और रीजन है जिसकी वजह से मीडिया गवर्नमेंट के सपोर्ट में बात करती है, और वो है एड्स। हम सबको पता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स लेकर आती है लोगों के लिए। इन सब का लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है डिजिटल प्लेटफॉर्म और न्यूज चैनल्स, और हर प्लेटफॉर्म के लिए बजट पास होता है। आप बजट का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हो कि 2022 में द प्रिंट का एक आर्टिकल आउट होता है, जिसके हिसाब से अनुराग ठाकुर ने बताया कि 2017 से 18 में गवर्नमेंट ने द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एड्स पर खर्च करने के लिए टोटल 26,000 करोड़ का बजट पास किया है। ये बजट मीडिया कंपनी के लिए लाइफलाइन जैसी होती है। कंपनी का मेजॉरिटी प्रोजेक्ट इस रेवेन्यू पे ही डिपेंड करता है। सिर्फ यही रीजंस नहीं है, और भी बहुत सारे रीजंस है जिससे ये माना जाता है कि भारत का 4th पिलर गिर गया है। सवाल ये है कि एक्चुअल में बायस्ड
कौन है, ये कैसे जान? और इसका आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एक्चुअल में बायस्ड हम सब है। रियलिटी ये है कि हम उस न्यूज को सही मानते हैं जो हमारे आइडियोलॉजी से मैच करता हो। अगर हम किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और न्यूज उसके फेवर में आए तो हमें वो पसंद आता है, या फिर वो जिस पार्टी को हम सपोर्ट कर रहे हैं उसके ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ में हो तो हम उसे सही मानते हैं। ना हम कोई रिसर्च करते हैं, ना हम उनके फैक्ट्स को क्रॉस चेक करते हैं, बस हम बिलीव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके आइडियोलॉजी को मैच कर रहा है। हम सबको चाहिए कि कोई ऐसा है जो देश की करप्शन के बारे में बात करे, जो देश के करप्शन के खिलाफ बात करे, जो यहाँ पे हो रहे गलत चीजों के बारे में बोले, आर्टिकल्स लिखे, वीडियोस बनाए। पर हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहते। ऐसे पता नहीं कितने जर्नलिस्ट हैं जो सच्चाई दिखाने के लिए मार दिए गए या जिनको डरा धमकाकर शांत कर दिया गया। पर इन सब के पीछे रीजन एक सिंपल है, वो अपनी फैमिली भी देखेंगे। जितने भी जर्नलिस्ट मरे हैं उनमें से कितनों के फैमिली के पास जाकर कोई पूछता है कि आपको कोई तकलीफ है या नहीं? हम में से कोई भी नहीं, क्योंकि वो मर गया और कुछ टाइम बाद वो चीजें लोग भुला देते हैं, किसी को याद नहीं रहता और इसीलिए कोई आगे आके बोलना नहीं चाहता क्योंकि उसे कहीं मार ना दिया जाए। जय हिंद, जय जगन्नाथ।